42 से भाग देंगे 455, एक मरतबा 42, 3, 5। अब फिर घेर के भाग देंगे, लेकिन अभी ये भाग गलत है। कैसे गलत है? ये वास्तविक संख्या से तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है, ठीक है। पहले वीडियो में ये बताया गया था आप लोगों को, या पहले लेक्चर में, कि कौन कौन से प्रश्न वास्तविक संख्या से आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, पता होगा। उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बारी बारी से मैंने सोल्व किया था। 3 प्रकार के क्वेश्चन रह गया जो 2 अंक स्तरीय होता है, उसको आज सोल्व कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, कुछ आप लोग के लिए छोड़ देंगे, जिसे आप सोल्व कीजिएगा और बना या नहीं बना फिर बताइएगा। तो एक प्रकार का 2 अंक स्तरीय आता है जिसे हम कहते हैं भाग एल्गोरिदम द्वारा मशा ज्ञात करें। संभवतः 2 अंक का एक प्रश्न लगभग हर साल मैट्रिक में आता है। 4-5 प्रश्न यहाँ लिखेंगे, जिसमें से 1-2 हम बना देंगे, 2-3 आप लोग कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि उसी में से आएगा, मतलब ज्यादा चांस है उसी में से आएगा ही। तो ये प्रश्न इस प्रकार से है, 135 और 255, दूसरा 42 और 455, तीसरा है 255 और 863, 196 और 38। चलिए इसका सोल्व करने का तरीका बताते हैं। एक बार तो आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। भाग विधि से मसा आता हो, सब किसी को आता है, तो भाग विधि से आता है तो भाग एल्गोरिदम आ गया, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। तो सबसे पहले भाग की कुछ बातों को समझिए। हम लोग ऐसे भाग देते हैं तो यहाँ जो अंक लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य। यहाँ वाले को क्या कहते हैं? भाज्य। यहाँ जो अंक लिखा जाता है, संख्या होता है, उसको क्या कहते हैं? भाजक। मतलब जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक। और यहाँ जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? और नीचे यदि कट जाए पूरा पूरी तो 0 बन जाता है, तो भी शेषफल कहते हैं। अंक बच गए तो भी शेषफल कहते हैं। तो यहाँ वाले को हम कहते हैं। चलिए अब इसमें जो भाग एल्गोरिदम की विधि होता है, जो पहला प्रश्न है 135 और 255 का, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक से समझिए। तो भाग एल्गोरिदम के रूल में लिखा जाता है a बराबर bq प्लस r, यानी कि इसका अर्थ होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, ओके। यानी कि a बराबर b गुणे q प्लस r, यानी कि a किसके लिए लिखा गया है? भाज्य के लिए। b जिसे भाग दिया जा रहा है, भागफल q। वैसे a का यहाँ और b का कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि q और r का है, ठीक। और इसको क्या लिखते हैं? r। कोई डाउट? भाग विधि में बताइए कि जब हम मशा ज्ञात करते हैं तो शेषफल जब 0 हो जाता है तो मशा कौन होता है? बी होता है, या हिंदी में बोले इस रूप में तो कौन मशा होगा? भाजक। बिल्कुल सही है। भाग विधि से जब हम मशा निकालते हैं तो मशा कौन आंसर होता है? भाजक। जब शेषफल 0 हो जाए तब। और जब तक नहीं होता है तब तक किसमें भाग दिया जाता है? किससे भाग दिया जाता है? हमेशा शेषफल से। चलिए तो पहले हम भाग विधि से ही बनाते हैं। अब भाग विधि से अगर इसका बनाया जाए तो नियम कहता है छोटा वाला से बड़ा वाला में है? तो 2 बार अगर भाग देते हैं
तो 135 दूनी 270 बेसी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो कितनी 0 2 1। अब भाग विधि में क्या करते हैं, इसको घेर देते हैं, इसको एक सेट बना लो। ये ए होता है, ये बी होता है, और ये क्यू होता है, और ये क्या है आर। ए हो गया 255 भाग दिए 135, एक मर्तबा। आर कितना है 120। अब हम 120 से भाग देंगे किस में, ऐसे ही देते हो कितना, यानी अब 120 से भाग दे रहे हैं, सॉरी 135 में भाग दे रहे हैं कितना से, क्या मर्तबा, शेषफल कितना, वही स्टेप लिखना होता है। अब ये कर जाएगा, जब कटता है तो ये मसा हो जाता है, यानी कि 120 में भाग गया 15 से 8, तो शेषफल कितना है, तो यहाँ जब 0 हो जाता है तो भाजक क्या होता है, मशा होता है। यानी कि ये कौन है, बी है, ये है, ये बी है, और ये क्या है, और ये क्या है आर। यानी कि मशा बराबर कितना हो जाएगा इसका, 15। क्या भारी, बहुत ही आसान है। एक और करके दिखा देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, 42 और 400 और ए बराबर बी की प्लस, तो 455 बराबर 42 गुने पता नहीं है आगे, हम एक मतलब ऐसे ठीक। अब स्टेप वाइज चलिए, 42 से भाग देंगे 455, एक मतलब 42 3 5। अब फिर घेर के भाग देंगे, लेकिन अभी ये भाग गलत है। कैसे गलत है, भाग के नियम अनुसार जब ऊपर से अंक उतर जाए उसके बावजूद भाग नहीं लगे आए तो 0 दे देना पड़ता है। अब कोनो सामान के बयाना दे दो अन्य की ना, तो बयाना के पैसा जतो ना, तो उसी तरह से समझ जाइए कि ऊपर से उतर गया, ये आ गया भाग के लिए, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि लग ही नहीं पा रहा है, तो 0 देके छोड़ देते हैं, तो गुने 10, ठीक। तो शेषफल कितना हो रहा है 35। अरे 10 अगर नहीं देते हो तो देखो तो 42 गुने 1 प्लस 10 लिखोगे तो कितना आएगा 52, जबकि कितना चाहिए 455 ना चाहिए, 35 कर दो। अब क्या होगा, 42 में भाग जाएगा कितना से 35, देखो 35 से भाग देंगे 42 से, यानी क्या मर्तबा हो जा रहा है, एक मर्तबा, तो शेषफल कितना है, फिर 7 से जाएगा 35 में, 7 बचे, यानी 35 बराबर 7 गुने 7, तो शेषफल कितना है। अब इसमें अगर तुम चाहते हो कि किसी विद्यार्थी का दिमाग इस लेवल का है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, तो फटाफट जैसे 455 10 गुने 1 है, फिर यहाँ 42 आ गया, फिर शेषफल से भाग जाएगा, मतलब उसी को बता, इसको करके एक सेट यहाँ लिखी लो, और मास्टर बराबर कितना हो जाएगा 7। अब बताइए किसी को भाग एल्गोरिथम से कोई दिक्कत बिल्कुल ही नहीं, भाग विधि से बनाइए और प्रत्येक एक बार की क्रिया को लिख लीजिए, दोबारा को लिख लीजिए, तीसरी बार को लिख लीजिए, जिस बार 0 हो जाए बी के सामने वाला आंसर न तो यहाँ वाला डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या बी के सामने चेक कर लीजिए, यहाँ दिख रहा है वही लिख लो आंसर। कोई डाउट किसी को, अब बन जाएगा। किसी भी तरह के पूछा जाए तो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न को हल करने का मूल कॉन्सेप्ट क्या है, मूल सोच क्या है, उसको समझना जरूरी है। मूल सोच ये है कि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल, मतलब इसे शेष कहते हैं, शेषफल कितना हो सकता है,
जिस संख्या से भाग दे रहे हो शेषफल कितना हो सकता है। जैसे चलिए फटाफट ऐसे ही बोल देते हैं, किसी भी संख्या से भाग दिया गया यानी 5 से, किसी संख्या में भाग दिया गया, बताएं शेषफल क्या हो सकता है। 5 से कम शेषफल या तो 0 होगा या तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा। 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि शेषफल 5 आएगा तो एक मरतबा भाग चला जाएगा। 6 भी नहीं होगा क्योंकि जब 6 होगा तो भाग लग जाएगा, 7 होगा भाग लग जाएगा, 10 होगा कट ही जाएगा, 11 होगा फिर भाग लग जाएगा। मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं शेषफल हमेशा उससे कम है। ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट, इस सवाल का जो मूल जड़ है उसको पकड़ लोगे कुछ साबित कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 5 से किसी संख्या में भाग दे, समझिए 5 से किसी संख्या में भाग दे तो कितना मर्तबा कटा ये पता नहीं, तो मान लो कितना मर्तबा कटा, जितनी मर्तबा भाग दे तो उसमें क्यू मान लेते, तब 5 गुने क्यू प्लस शेषफल आएगा। 5 गुने क्यू प्लस शेषफल, मतलब भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ किसी भी संख्या में भाग दे, किसी भी संख्या में भाग दे, दिमाग लगेगी 5 से, ठीक। तो यह पूरा पूरी कट जाता है तो शेषफल क्या होगा, तब 5 गुने संख्या और कै मर्तबा भाग दिए उसको हम क्यों मान लेते, तो संख्या टोटल कितना होगा 5। भाज बराबर भाजक गुने शेषफल जब होगा तो संख्या क्या है पता न भी हो तो जितनी मर्तबा भाग दिए रहेंगे उसमें उसे हम 5 से गुना करेंगे संख्या आ जाएगी। ये हो सकता है कि शेषफल अगर 1 है तो संख्या 5 की प्लस 1 होगा, अगर 2 है तो 5 की प्लस 2 होगा, अगर 3 है तो 5 की प्लस 3 होगा, 5 की प्लस 4 और 5 की प्लस 5 संभव नहीं क्योंकि एक मतलब भाग मैं समझ रहा ना। तो मूल कंसेप्ट इस प्रश्न का यही है कि हम जिससे भाग दे रहे होते हैं शेषफल उससे हमेशा कम। एक लोचा बीच में आता है आपके सम और विषम का, सम और विषम। तो ध्यान रखिए सम गुने सम हमेशा सम आता है, ठीक। सम गुने विषम सम आएगा, सम गुने विषम करो क्या आएगा सम। देख तुम कोई भी विषम उठा के सम में गुना करके देखो हमेशा सम आएगा, और विषम गुने विषम हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा। विद्यार्थी जरा बताए 5 गुने क्यू, अगर क्यू सम है तो टोटल 5 क्यू क्या होगा सम, अगर क्यू विषम है तो क्या होगा विषम। तो ये भी एक दिखना आवश्यक है क्योंकि प्रश्न में जरूरी नहीं कि आपको ये कहा जाए धनात्मक पूर्णांक, कई बार कहा देता है समपूर्णांक और कई बार कहा देता है। एक और मजे की बात खेल खेल में समझिए, 2 गुने क्यू कौन सा संख्या होगा अगर क्यू के मान हम कुछ छो रख दे, सम आएगा कि विषम आएगा, सम आएगा पक्का 100% क्लियर हो, किसी को डाउट नहीं ना है। क्यू का मान कुछ रख दे, 1 मर्तबा 2 मर्तबा 10 मर्तबा 1000 मर्तबा 100 कुछ मतलब कुछ भी रख दे तो 2 गुने क्यू कौन सी संख्या होगी, और 2 क्यू प्लस 1 कौन सी संख्या होगी विषम, क्योंकि सम में जैसे ही एक जोड़ेंगे वो क्या आएगा विषम, क्योंकि सम के बाद विषम और विषम के बाद सम। कोई डाउट, बस आसान सा प्रश्न समझिए साबित हो गया। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो समझिए कि साबित हो गया। 1-2 क्वेश्चन इससे भी करा देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, परीक्षा में एक भी छूटेगा नहीं। याद मत करना, सब गणित याद नहीं किया जाता है, याद और रट्टा मारने का काम कौन है,
इतिहास भूगोल बात समझ में आ रहा है ना, इसे याद किया जाता है, इसे याद नहीं की। चलिए शोध कैसे करेंगे, तो कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब कोई संख्या है, कौन संख्या पता नहीं, उसको ए मान लो। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, ए। फिर भाग एल्गोरिथम से नियम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस, क्योंकि संख्या 2q अथवा 2q प्लस 1 के रूप का है, इसी रूप में संख्या है, इसलिए b बराबर कितना होगा, 2। b बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो अरे संख्या a बराबर आ गया या तो 2q या तो 2q प्लस 1, यानी कि भाजक कौन होगा, अगर किसी संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आप उम्मीद कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। इसलिए हमारे पास r का मान क्या है, 0,1। जब r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस r, a बराबर 2q प्लस r बराबर 0, यानी कि a जो संख्या होगा किस रूप का होगा, 2q के रूप का होगा। जब r बराबर 1 तब a बराबर bq प्लस r, a बराबर b की जगह 2 है, कितनी मर्तबा भाग गया पता नहीं है तो q, लेकिन शेषफल कितना आया, 1। तो यानी कि जो संख्या है हमारे किस रूप का है, 2q प्लस 1। अब अगला रूप हम कोई ला ही नहीं सकते क्योंकि शेषफल हमारे पास 0 है या तो 1। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q अथवा 2q प्लस 1 के रूप का होता है। समझ में आया सबको, बताइए भारी बहुत ही आसान। मूल कॉन्सेप्ट यह है कि भाग किससे दे रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या है, बस इससे अलग कुछ इसमें अप्रोच नहीं है। और इसके पहले के जो बाकी रियल नंबर से प्रश्न थे वो तो प्रैक्टिकल नॉर्मली चीज था, वो तो खेल वाला चीज था, ये थोड़ा सा उठपटांग लगता है, मतलब आम विद्यार्थी जिनका मैथमेटिक्स ठीक है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। देखो बताते हैं, जिनका मैथ ठीक नहीं होता है, जितने भी प्रश्न सिद्ध करने वाले होते हैं अच्छा नहीं लगता है, सब चीज थोड़ा सा अजीब लगता है ना, अजीब इसलिए लगता है कि पता ही नहीं चलता है क्या करे कि साबित हो जाए। नहीं तो ऐसा ही एक 2 अंक का स्तरीय इससे भी हर साल एग्जाम में आता है, एक प्रश्न निश्चित आता है, कौन सा आता है तो हम 3 टाइप के बता देंगे, उसी टाइप का केवल अंक चेंज होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे दिया रहता है प्रश्न में, सिद्ध करें कि रूट अंडर संख्या एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, वो परीक्षा में ऐसा प्रश्न होता है, सिद्ध करें कि रूट अंडर संख्या अपरिमेय संख्या, संख्या कुछ न कुछ देगा तो कोई न कोई अपरिमेय संख्या वहां पुट कर देते हैं, देखते हैं पुट करके। तो शुरुआत करते हैं 2 से, तो क्वेश्चन बन गया सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय, बहुत ही आसान सा है। इसके उल्टा मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय
संख्या है। एक मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यदि है तो मुझे ठीक से याद है कि 5वां या 6ठा क्लास से ही यही पढ़ते आ रहे हो कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पक्का 5वां 6ठा 7th 8th 9th 10th तक भी यही बतवाता है। अब आ रहा है पूर्वजों से तो उसका उपयोग कर लो, नहीं मरवाला को उपयोग कर लो तो क्या करोगे, तो लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब कि √2 बराबर हो जाएगा P/Q। क्यों होगा? क्योंकि हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या तो P/Q के बराबर हो सकता है। क्योंकि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब कि P ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड कर ले, Q ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड कर ले, तो दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है। और दोनों में कोई संख्या नहीं हो तो ये कहेंगे ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसका मतलब हुआ कि कोई संख्या नहीं है कोई भी जो P को भी काट दे और Q को भी काट दे, ऐसी कोई संख्या। अब देखिए √2 बराबर P/Q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हम लिख सकते हैं P बराबर √2 × Q। अब जो हमें दिख रहा है समीकरण, समीकरण क्यों कहेंगे? क्योंकि बराबर के दोनों तरफ कुछ न कुछ है। जो समीकरण दिख रहा है उस नियम का मतलब ये हुआ कि P किन दो चीजों का गुणनफल है, √2 और Q का। मतलब कि 8 बराबर अगर लिखा गया है 4 × 2, सही बात लिखा गया, इसका मतलब 4 भी 8 को काटेगा और किसी का भी लिखा गया। अगर मान लीजिए ये लिख दिया गया A बराबर B × Q, तो इसका मतलब है B भी A को काटेगा और Q भी A को काटेगा। तो उस लिहाज से √2 P को विभाजित करेगा और Q भी P को विभाजित करेगा। अर्थात √2 तथा Q है ना P को विभाजित करेगा। दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है ना जो समीकरण है उससे। √2 तथा Q किसको विभाजित करेगा? P को। जबकि P तथा Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। जब है ही नहीं तो Q कैसे P को काट सकता है? सवाल ही नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। यानी कि हम जो मान के शुरू में चले हैं कि √2 एक परिमेय संख्या क्या है, पूरा पूरी गलत है। जब गलत है तो सही क्या है? इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हाँ, तो फिर इसको नोट कर लीजिए। अगर परीक्षा में कहता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो जिस तरह से √2 था तो 3 हो गया, कुछ नहीं करना है, 3 लिख लीजिए, 3 कर लीजिए और आप हो जाइएगा।
ज्यादा कुछ नहीं है, जहां जहां √2 था वहां वहां क्या कर लेना था, कोई दिक्कत। इसमें नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होता है वो इस टाइप का हो सकता है, किसी भी करे कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या, कुछ भी हो सकता है, मतलब इस टाइप का हो जाए तो कैसे साबित करेंगे, बहुत ही आसान सा है। माना कि 5 + √2 एक परिमेय संख्या। ध्यान समझिए, पहले भाग में ये साबित कर लेना चाहिए कि √2 एक अपरिमेय, मतलब पहले ही इसको क्लियर कर लो, बात समझे ना, पहले ही √2 को क्या करो, क्लियर कर लो कि ये अपरिमेय है, पहले वाला जो बताया गया उस नियम अनुसार वो एक भाग ऑलरेडी तैयार है, √2 एक अपरिमेय। फिर ऐसे लिखो, माना कि 5 + √2 एक परिमेय संख्या, ठीक, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, ठीक, इस परिभाषा के अनुसार 5 + √2 बराबर होगा P/Q, या √2 बराबर P/Q - 5 हो गया, लिखेंगे, चूंकि P, Q तथा 5 परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब परिमेय होता है, इसलिए P/Q - 5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है चीजें? तो बताइए, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय या अपरिमेय बराबर परिमेय कतई संभव मैथमेटिक्स में नहीं है, अतः अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, ठीक, अतः हमारी मान्यता जो है क्या है, गलत। ये जो हम मान रखे थे वो क्या है, गलत, ये परिमेय है, तब क्या है, अपरिमेय, इसलिए 5 + √2 एक अपरिमेय। ओके, कोई डाउट किसी को? आसानी से अब वास्तविक संख्या के आखिरी लेक्चर था, फिर लेक्चर में मौजूद है, आसानी से वास्तविक संख्या कवर हो गया, कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये भी पता चल गया, कैसे सोल्व करेंगे, और संभावित प्रश्न कौन कौन से होते हैं ये भी पता चल गया। तो कुछ प्रश्नों को आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, जिसे आप लोग प्रयास कीजिएगा। √5, 7√5 और एक हो जाएगा 3 + 2√5। बस जितना क्वेश्चन रियल नंबर से आपको पढ़ाया गया है संभवतः उतने से ही रियल नंबर से क्वेश्चन भी परीक्षा में आएंगे, ठीक है, इसे नोट कर ले और बार बार रिवाइज करें।